हेलो गाइस, व्हाट्सअप एंड वेलकम बैक टू ग्रेविटी सर्कल। और गाइस हम लोगों की रिवीजन सीरीज चल रही है और रिवीजन सीरीज के अंदर आज मैं आप लोगों के साथ में क्लास 12 के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज हैं, यानी हमारी फिजिकल केमिस्ट्री के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज आप लोगों को लगेंगे वो हम यहां पर डिस्कस करने वाले हैं। तो चलो बिना टाइम वेस्ट करे हम लोग हमारी क्लास शुरू करते हैं। और सबसे पहले हम लोग बात करते हैं हमारे सोल्यूशन नाम के चैप्टर की। तो हमारा जो सॉल्यूशंस नाम का चैप्टर है उसमें से सारे जितने भी फॉर्मूलेज हम लोगों के काम के सब एक बार फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं बिना टाइम वेस्ट करे। सबसे पहले तो गाइज आप लोगों को मोल्स निकालना आना चाहिए। क्या आप लोगों को मोल्स निकालने का फॉर्मूला पता है? देखिए, मोल्स निकालने का फॉर्मूला होता है गिवन मास, किसी भी चीज का गिवन मास हम सॉल्यूशन चैप्टर में इसको W से डिनोट करते हैं, गिवन मास अपॉन मोलर मास। गिवन मास अपॉन मोलर मास, मोलर मास को कैपिटल M से डिनोट किया जाता है। ठीक है, इसके बाद सेकेंड इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, जैसे कि आप लोगों को यहां पर मास परसेंटेज का पता होना चाहिए। देखिए, किसी भी चीज का अगर आपको मास परसेंटेज निकालना है तो यहां पर आप लोगों के पास में उस पर्टिकुलर चीज का गिवन मास आ जाना चाहिए। गिवन मास डिवाइडेड बाय आपको टोटल मास पता होना चाहिए, मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये आपका मास परसेंटेज निकल जाएगा। उसके बाद अगर आप लोगों को यहां पर वॉल्यूम परसेंटेज निकालना है, अच्छा यहां पर ध्यान रखना इसको मास बाय मास परसेंटेज भी बोला जाता है, यानी यहां पर आपका गिवन मास भी ग्राम में होगा, टोटल मास भी ग्राम में होगा। वॉल्यूम परसेंटेज इज ऑल्सो कॉल्ड एज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज। यहां पर आपको लिखना पड़ेगा गिवन वॉल्यूम, यहां पर आप लोग लिखेंगे गिवन वॉल्यूम जो कि ml में होगा, डिवाइडेड बाय आपके सॉल्यूशन का टोटल वॉल्यूम जो कि अगेन ml में होगा। ये स्पेसिफिकली सॉल्यूट और सॉल्वेंट के लिए यूज किया जाता है। उसके बाद में तीसरा आपका जो फॉर्मूला यहां पर आ जाएगा दैट इज मोलैरिटी। मोलैरिटी, नाउ गाइस मोलैरिटी को कैपिटल M से डिनोट किया जाता है, ये बात आप सभी लोग जानते हैं। मोलैरिटी का यहां पर जो फॉर्मूला आप लोगों को यूज करना है, so molarity is equal to W2 upon M2 into 1000 upon given volume of your solution। यहां पर जो W2 है, W2 is given mass of solute, M2 है given mass ऑफ मोलर मास, आई वुड से यह है आपका मोलर मास ऑफ सॉल्यूट गिवन वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन यहां पर आ गया। यहां पर देखिए जो आपका W2 होगा, यहां पर W2 की यूनिट, अगर हम यहां पर इनकी यूनिट्स निकाले तो W2 की यूनिट होती है ग्राम्स में, मोलर मास की यूनिट होती है ग्राम्स पर मोल, मल्टीप्लाई बाय यहां पर आपका जो गिवन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन रहेगा ये क्वेश्चन में ml में दिया होता है। जब आप किसी ml की वैल्यू को 1000 से डिवाइड कर लेते हो तो ये ऑटोमेटिकली लीटर्स में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहां पर आपके ये ग्राम से ग्राम कट जाएगा, ये मोल ऊपर चला जाएगा। ठीक है, अच्छा एक इंपॉर्टेंट बात और समझेंगे, यहां पर क्या हो रहा है, देखो मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल इसका बताता हूं। जैसे मान लीजिए मेरे पास में कोई चीज 250 ml है, तो 250 ml मतलब कितने लीटर? ठीक है, अब हम लोग सब जानते हैं कि 1000 ml मतलब होता है 1 लीटर, तो 250 ml मतलब x लीटर। अब मान लो आपको क्वेश्चन में बोल रखा है कि आपका सॉल्यूशन 250 ml है, तो 250 ml मतलब x लीटर। तो जब मैं यहां पर x को मल्टीप्लाई करूंगा तो ये क्लियरली हो जाएगा 250 डिवाइडेड बाय 1000, तो जाकर ये वैल्यू लीटर में आएगी। लेकिन यहां पर आप देखो, यहां पर आपका जो गिवन वॉल्यूम है, जैसे कि आपको सवाल में क्या दे रखा है कि आपके क्वेश्चन में आपको बोल रखा है कि आपका सॉल्यूशन 250 ml है, लेकिन 250 ml को जब आप लोग लीटर में कन्वर्ट करोगे तो 250 ml जो क्वेश्चन में गिवन है वो ऊपर आएगा और 1000 नीचे आएगा। लेकिन यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर 1000 ऊपर है और गिवन वॉल्यूम नीचे है, तो यहां पर जो वैल्यू होगी ये 1 बाय लीटर होगी, यानी 1000 के आगे लीटर नहीं आएगा, गिवन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन की वैल्यू एक्चुअली लीटर में होगी। तो और ये है ग्राम्स पर मोल, तो ये मोल ऊपर चला जाएगा, तो ये यूनिट बन जाएगी मोल्स पर लीटर। क्या ये बात आपको समझ में आई?
तो यहां पर इस बात का आप लोग खासा ध्यान रखेंगे कि आपके मोलारिटी की जो यूनिट होगी दैट विल बी मोल्स पर लीटर। ठीक है, चलिए अगले फॉर्मूले की तरफ चलते हैं। हमारा चौथा फॉर्मूला दैट विल बी मोलैलिटी। मोलैलिटी डिनोटेड बाय स्मॉल m, मोलैलिटी। अब मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या होता है प्यारे बच्चों? स्मॉल m इज इक्वल टू गिवन मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, इनटू 1000, एंड यहां आ जाएगा W1। W1 इज द गिवन मास, W1 इज द गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट, नहीं, वेरी गुड, गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट। ये आपकी हो गई मोलैलिटी। यहां पर पांचवा फॉर्मूला आ जाता है आपका नॉर्मेलिटी का। यूजुअली नॉर्मेलिटी पर भी सवाल आता है, डिनोटेड बाय कैपिटल N। नॉर्मेलिटी का यहां पर जो फॉर्मूला हो जाएगा, कैपिटल N इज इक्वल टू गिवन मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट, इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट इनटू 1000 अपॉन गिवन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। यानी ये फॉर्मूला एग्जैक्टली मोलारिटी जैसा ही है। मोलारिटी और नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला एग्जैक्टली सिमिलर है, बस यहां पर एक इक्विवेलेंट मास आ गया। मैं अगेन आप लोगों को यहां पर बता देता हूं, इक्विवेलेंट मास निकालने का फॉर्मूला होता है, आपको आपके उस पर्टिकुलर सब्सटेंस का मोलर मास पता होना चाहिए, जिसे आप लोग n फैक्टर से डिवाइड करेंगे। और n फैक्टर कैसे निकाला जाता है? ध्यान रखना, किसी भी एसिड का n फैक्टर आप कैसे निकालेंगे? नंबर ऑफ H प्लस आयंस, वो कितने H प्लस आयंस रिलीज कर रहा है, वो टेक्निकली उसका n फैक्टर है। अगर आपके पास में कोई सॉल्ट है तो सॉल्ट में कैटायन या एनायन पर कितना चार्ज है, वो उसका n फैक्टर हो जाएगा। समझ में आ रही बात? तो ये आपके नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला हो गया। जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। कौन सा वाला हो जाएगा? ये हमारा 5th। अब हमारा 6th नंबर वाले की तरफ चलते हैं, दैट इज ppm, यानी पार्ट्स पर मिलियन। तो ppm का फॉर्मूला होता है मेरे प्यारे बच्चों, नंबर ऑफ पार्ट्स, जैसे मान लीजिए ऑफ कंपोनेंट, यानी फॉर एग्जांपल अगर आप सॉल्यूट की बात कर रहे हैं तो यहां पर आप सॉल्यूट के कितने पार्ट्स हैं सॉल्यूशन में, डिवाइडेड बाय टोटल पार्ट्स इन सॉल्यूशन। इसको बस आपको 10⁶ से मल्टीप्लाई करना है, ये आपका ppm हो जाएगा। ठीक है, ppm निकालने के बाद 7th फॉर्मूला जो आप लोगों को यहां पर बहुत बढ़िया तरीके से पता होना चाहिए, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन डिनोटेड बाय x। यहां पर अगर आप लोगों को मोल फ्रैक्शन निकालना है सॉल्यूट का, तो यहां पर आप लिखेंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। n का मतलब क्या है? नंबर ऑफ मोल्स। मैंने आपको ऑलरेडी सिखाया है, देखो ये फर्स्ट फॉर्मूला है, हमने यहां पर जो है वो मोल्स का पढ़ा था। तो मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है? गिवन मास अपॉन मोलर मास। लेकिन मोल्स का सिंबल क्या होता है? n। तो यहां पर n का मतलब है मोल्स, मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन टोटल मोल्स इन द सॉल्यूशन। अगर आपको सॉल्यूट के मोल्स निकालने तो आप लिखेंगे गिवन मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय सॉल्यूशन के अंदर क्या होगा? सॉल्यूशन के अंदर क्या होगा? सॉल्यूट और सॉल्वेंट। तो अगेन गिवन मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट प्लस गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। ये तो ये आपके मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला हो गया। यहां पर एक बात और ध्यान रखिएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इज ऑलवेज इक्वल टू 1। इट इज ऑलवेज इक्वल टू 1। ठीक है, कोई परेशानी इसके अंदर किसी भी तरीके की? ग्रेट, आगे बढ़े। चलो अब हम लोग अगले फॉर्मूले की तरफ चलते हैं, जो कि आपके हेनरी लॉ से आता है। हेनरीज लॉ का फॉर्मूला देखिए गाइस, यहां पर टेक्निकली तो आपको सबको
ये वाला फॉर्मूला पता दैट पार्शियल प्रेशर ऑफ अ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन इन द सॉल्यूशन। आपके गैस के ऊपर या आपका गैस के ऊपर जितना ज्यादा प्रेशर रहेगा उसका उतना ज्यादा हिस्सा, उसका उतना ज्यादा फ्रैक्शन आपके सॉल्यूशन के अंदर डिसॉल्व्ड रहेगा। यानी कि अगर मैं कोका कोला की बोतल के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं मिलाऊं तो क्या मुझे कार्बन डाइऑक्साइड का टेस्ट आएगा? सर कार्बन डाइऑक्साइड का तो टेस्ट नहीं होता। होता है, जब आप कोल्ड ड्रिंक पीते हो तो आपके गले में चरका चरका लगता है, वो एरिएटेड सोडे जैसा जो फील आता है वो कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से आता है। अब अगर कोका कोला कंपनी वाला उस बॉटल को टाइटली पैक, सील पैक करके दुकान तक ना भेजे तो उसने जो कोका कोला के अंदर, कोल्ड ड्रिंक के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड मिलाई है वो कम प्रेशर होने की वजह से उड़ जाएगी। इसलिए बॉटल को हाई प्रेशर के अंदर पैक किया जाता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड पर जितना ज्यादा प्रेशर होगा उसका उतना ज्यादा फ्रैक्शन सॉल्यूबलाइज्ड रहेगा किसके अंदर? आपकी बॉटल के अंदर। यानी कि आपकी कोका कोला के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का कितना ज्यादा मोल फ्रैक्शन होगा वो किस पर डिपेंड करेगा? उसके ऊपर प्रेशर कितना है। यहां पर जब आप इसको प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हटाएंगे तो यहां पर मिलेगा P इज इक्वल टू KHX, P इज इक्वल टू KHX वेयर P इज द पार्शियल प्रेशर। आप सब इसे लिख लीजिए, वेयर P इज द पार्शियल प्रेशर, KH इज द हेनरी लॉ कांस्टेंट, हेनरी लॉ कांस्टेंट, एंड X इज द मोल फ्रैक्शन एंड H इज द मोल फ्रैक्शन। अच्छा, यहां पर आप एक बात ये भी देख सकते हैं कि जब मैं KH को यहीं रहने दूं तो जो आपका प्रेशर होगा इट इज डिवाइडेड बाय मोल फ्रैक्शन। ठीक है, कोई दिक्कत इसके अंदर मेरे प्यारे बच्चों? कोई परेशानी? ये वाला भी आपका एक फॉर्मूला यहां पर बन सकता है। अब आप यहां पर देखो, क्योंकि यहां पर P डिवाइडेड बाय X है, यानी जब आप इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे, यानी अगर आप एक एक्सिस पर P ले लेंगे और एक एक्सिस पर अगर आप X ले लेंगे तो आप इसकी जो भी वैल्यू रखेंगे आपको KH की वैल्यू हमेशा कांस्टेंट ही मिलेगी। एक और इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होता है जिसको पढ़ाया कभी नहीं जाता, लेकिन मैंने अपने लेक्चर्स में इसे पढ़ाया है इन द जैगुआर सीरीज। अगर आप सॉल्यूशन डिटेल में पढ़ना चाहो तो उसको आप इसी प्लेलिस्ट में ढूंढ सकते हो। ऊपर आई बटन में भी प्लेलिस्ट लगी है और वीडियो के एंड में भी प्लेलिस्ट लगी है। तो ये जो प्लेलिस्ट के अंदर मैंने आपको ये फॉर्मूला पढ़ाया है, जैसे यहां पर आपको रिलेशन दे रखा है बिटवीन मोल फ्रैक्शन, हेनरी लॉ कांस्टेंट एंड पार्शियल प्रेशर। कई बार क्या होता है कि यहां पर मोल फ्रैक्शन की जगह पर आ जाता है मास, मोल फ्रैक्शन की जगह पर कई बार क्या आ जाता है? मास। तो फॉर्मूला थोड़ा चेंज हो जाता है, दैट इज मास इज इक्वल टू KH मल्टीप्लाई बाय पार्शियल प्रेशर। बस ये फॉर्मूले में थोड़ा सा चेंज होता है। तो यहां पर ध्यान रखना कि अगर आपको कभी कभार इन केस ऑफ मास आपको ये वाला फॉर्मूला यूज करना है। अगर आपको यहां पर मोल फ्रैक्शन दे रखा है तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक है, चलिए हेनरी लॉ का फॉर्मूला क्लियर करने के बाद अब हम लोग चलते हैं हमारे राउल्ट्स लॉ की तरफ। हम लोग चलेंगे हमारे राउल्ट्स लॉ के फॉर्मूले की तरफ। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय राउल्ट्स लॉ? भाई राउल्ट्स लॉ ये कहता है कि जब आपका एक सॉल्वेंट होगा वो अपने एक बर्तन के अंदर, अपने एक बीकर के अंदर, अपने एक वेसल के अंदर पड़ा होगा, तब उसकी सरफेस पर सारे मॉलिक्यूल केवल सॉल्वेंट के होंगे। तब सॉल्वेंट के सारे पार्टिकल्स एनवायरमेंट से एनर्जी लेकर जो सरफेस पर पार्टिकल्स है वो वेपोराइज होंगे। वेपर ऊपर उठेगा, वेसल की छत से टकराएगा और वापस से आकर सरफेस को जाकर सॉल्वेंट की हिट करेगा। और जब वो सॉल्वेंट को हिट करेगा पार्शियल प्रेशर या मैं कहूं वेपर प्रेशर क्रिएट करेगा। द प्रेशर क्रिएटेड बाय वेपर इज वेपर प्रेशर। तो वहां पर क्योंकि सरफेस पर सारे के सारे पार्टिकल केवल सॉल्वेंट के थे, यानी कि 100%, 100% जो सरफेस के पार्टिकल्स हैं वो वेपोराइज होंगे और वो प्रेशर लगाएंगे। ऐसा ही सॉल्यूट के साथ भी होगा। लेकिन जब आप सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिक्स कर देंगे और जब सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिक्स करा जाएगा तो अब सॉल्यूशन की सरफेस पर प्योर 100% ना तो सॉल्यूट के पार्टिकल्स होंगे
ना तो सॉल्वेंट के पार्टिकल्स होंगे। अब सॉल्यूट ने फॉर एग्जांपल 40% हिस्सा एक्वायर कर लिया और सॉल्वेंट ने 60% कर लिया, तो अब मुझे बताओ सॉल्वेंट के कितने वेपर्स बनेंगे? सर कम बनेंगे, जब वो प्योर फॉर्म में था उसके मुकाबले कम बनेंगे। तो सॉल्यूशन के अंदर एक पर्टिकुलर कंपोनेंट का वेपर प्रेशर कम हो जाता है। तो अब इस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कैसे निकालें? आपका सॉल्यूट का जितना वेपर प्रेशर है, सॉल्वेंट का जितना वेपर प्रेशर है, उसको आप ऐड कर दो। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि सॉल्यूशन में सॉल्यूट का और सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर कैसे निकालें, तो वो हमको ये फॉर्मूला सिखाता है। देखिए आपके पास मान लीजिए सॉल्यूट है और सॉल्वेंट है, तो मैं एक मान लेता हूं मेरे पास में लेट से कंपोनेंट ए है। अब आप ये कंपोनेंट ए को सॉल्यूट मानना चाहो या सॉल्वेंट मानना चाहो वो आपके ऊपर है। तो कंपोनेंट ए का अगर आप लोग वेपर प्रेशर निकालना चाहें तो इसका वेपर प्रेशर इज डिनोटेड बाय PA। वेपर प्रेशर इज PA एंड व्हाट इज PA? दैट इज वेपर प्रेशर, दैट इज वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट A, वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट A इन सॉल्यूशन, यानी जब आप सॉल्यूशन बना चुके हैं, इज इक्वल टू PA नॉट। सर PA नॉट क्या है? दैट इज वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट A, वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट A इन इट्स प्योर फॉर्म, यानी जब आपका कंपोनेंट A अपने प्योर फॉर्म में होगा, जब वो अकेला होगा, उसके साथ कुछ और मिक्स नहीं होगा, तब उसका वेपर प्रेशर कितना था? इतना। जब मैंने इसको, इस कंपोनेंट को सॉल्यूशन में मिक्स कर दिया, तो सॉल्यूशन में इसकी हिस्सेदारी कितनी है, यानी इसका फ्रैक्शन कितना है? दैट इज मोल फ्रैक्शन ऑफ, दैट इज मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट ए, मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट ए। तो PA इज इक्वल टू PA नॉट XA। तो जब आप सॉल्यूशन में आपके कंपोनेंट A का इतना फ्रैक्शन है, उसको जब आप उसके प्योर फॉर्म के वेपर प्रेशर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपके इस पर्टिकुलर कंपोनेंट का वेपर प्रेशर सॉल्यूशन में कितना है। वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट A इन सॉल्यूशन, ठीक है। तो ये हो गया PA की वैल्यू। ऐसे ही आप लोग यहां पर PB की भी निकाल सकते हैं, कंपोनेंट B की। सो PB इज इक्वल टू PB नॉट XB। ये तुम्हारी इक्वेशन नंबर 2 हो गई, ये तुम्हारी इक्वेशन नंबर 1 हो गई। अब यहां पर आपको P टोटल निकालना है, तो P टोटल दैट इज टोटल वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन। P टोटल क्या है? दैट इज द टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू PA नॉट, या इज इक्वल टू PA प्लस PB, इज इक्वल टू PA प्लस PB। सो देयरफॉर आपका P टोटल बन जाएगा PA नॉट XA प्लस PB नॉट XB। क्या चीज क्लियर हो गई? दैट इज राउल्ट्स लॉ फॉर यू गाइस। चलो अब फटाफट से कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज की तरफ आ जाते हैं। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। नाउ गाइज वी ऑल नो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज 4 तरीके की होती है। सबसे पहले होती है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। क्या लिखेंगे सर इसका फॉर्मूला? सो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का फॉर्मूला आप लोग लिखेंगे P नॉट माइनस P अपॉन P नॉट इज इक्वल टू X2, where X2 is the mole fraction of solute, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, यानी आपने सॉल्यूशन के अंदर कितना सॉल्यूट डाला जिससे कि जो आपके प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर था वो ज्यादा हुआ करता था। आप लोग सब जानते हैं प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर ज्यादा होता है, लेकिन उसमें जैसे ही आप एक सॉल्यूट डाल देते हैं
तो सॉल्यूट डालने से अब आपका वेपर प्रेशर कितना कम हो गया, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। भाई पहले सॉल्यूट अकेला था, सॉल्वेंट अकेला था, सॉल्यूट तो नॉन वोलेटाइल था लेकिन सॉल्वेंट तो वोलेटाइल था ना। तो जब सॉल्वेंट अकेला था तो उसका वेपर प्रेशर ज्यादा था क्योंकि सरफेस पर 100% पार्टिकल सरफेस पर जो थे वो अपने सॉल्वेंट के थे। लेकिन अब सॉल्यूट के आ जाने से सरफेस पर 100% सॉल्वेंट के पार्टिकल्स तो होंगे नहीं, कुछ सॉल्यूट के भी होंगे। अब वो सॉल्यूट तो वेपोराइज भी नहीं हो रहा है, तो जो केवल सॉल्वेंट वेपोराइज हो रहा है बस उतने ही वेपोराइज होंगे और उतने ही पार्टिकल्स वेपर प्रेशर लगाएंगे, तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर तो कम होगा ना सॉल्वेंट के मुकाबले। तो P नॉट माइनस P अपॉन P नॉट इज इक्वल टू X2। यहां पर आप इस फॉर्मूले को चाहें तो थोड़ा इलेबोरेटिव फॉर्म में और लिख सकते हैं, दैट इज P नॉट माइनस P अपॉन P नॉट इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, सॉरी क्या होगा, दैट इज W2 अपॉन M2, W2 अपॉन M2। इस तरीके से आप ये फॉर्मूला चाहें तो बना के अपने हिसाब से लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इनफैक्ट मैं अगर इसको और थोड़ा इलेबोरेटिव फॉर्म में लिखना चाहूं तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट कैसे निकलेगा, वो निकलेगा W2 अपॉन M2 डिवाइडेड बाय W1 अपॉन M1 प्लस W2 अपॉन M2। एक्चुअली ये फॉर्मूला इस तरीके से निकल के आएगा, ठीक है। ये इलेबोरेटिव फॉर्म में फॉर्मूला आ गया। चलिए, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर के बाद अगला फॉर्मूला आता है हमारे पास में, दैट इज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डेल्टा टीबी, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है के बी मल्टीप्लाई बाय स्मॉल m, वेयर के बी is the molar elevation, is the molar elevation constant, molar elevation constant, और m is your molality। अब मोलालिटी का फॉर्मूला आप इसके अंदर अपने हिसाब से डाल सकते हैं। इसे इब्यूलोस्कोपिक कांस्टेंट भी बोला जाता है, याद है ना सबको, हमने पढ़ा था। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज इब्यूलोस्कोपिक कांस्टेंट, है ना। आप चाहे तो इसको लिख सकते हैं, मैं लिख दूं क्या, यहां लिख देता हूं, इब्यूलोस्कोपिक कांस्टेंट। इसके अलावा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट डेल्टा टीएफ इज इक्वल टू के एफ मल्टीप्लाई बाय स्मॉल m। यहां पर ये हो जाएगा आपका डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, यहां पर इसको हम लोग क्या बोलने वाले थे, दैट इज एलिवेशन ना, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ये है आपका मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट, मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट, या इसको बोलते हैं क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, एंड m इज योर मोलैलिटी, ठीक है प्यारे बच्चों। अच्छा, इसके अलावा आपका जो चौथा होता है, फोर्थ वन, ये क्या होता है, दैट इज ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर डिनोटेड बाय पाई। सो पाई का फॉर्मूला होता है पाई इज इक्वल टू सी इंटू आर इंटू टी, सी इंटू आर इंटू टी, वेयर सी क्या होता है, सी इज कॉन्सेंट्रेशन, सी आपके पर्टिकुलर सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन है, आर आपका आइडियल गैस कांस्टेंट है, तो टी आपका यहां पर टेम्परेचर है। अच्छा, एक बात और ध्यान रखना, आप पाई को यहां पर N/V से भी डिनोट कर सकते हो, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है, कॉन्सेंट्रेशन होता है मोल्स इन पर्टिकुलर वॉल्यूम, तो मोल्स पर वॉल्यूम, मोल्स पर वॉल्यूम। और अगर आप चाहें तो मोल्स को आप क्या लिख सकते हैं, दैट इज गिवन मास अपॉन मोलर मास, गिवन मास अपॉन मोलर मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इंटू आर इंटू टी। तो आप ये वॉल्यूम को इधर मल्टीप्लीकेशन में ले जाओ तो ये वाला फॉर्मूला m इंटू वी हो जाएगा, तो ये हो जाएगा m इंटू वी
और ऊपर हो जाएगा R इंटू टी। बस इस तरीके से आप ये फॉर्मूले इसको कर सकते हो। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी, जरा ध्यान से इसको देख लीजिए। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं वेंट हॉफ फैक्टर्स की। वेंट हॉफ फैक्टर आप लोग सब जानते हैं, वेंट हॉफ फैक्टर क्या काम करता है। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑब्जर्व्ड और रियल में बहुत ज्यादा फर्क होता है कैलकुलेटेड से। तो वेंट ऑफ फैक्टर इज डिनोटेड बाय आई। आई निकालने का फॉर्मूला होता है दैट इज योर ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डिवाइडेड बाय कैलकुलेटेड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डिवाइडेड बाय कैलकुलेटेड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। अच्छा, एक चीज मैं आपको और बताना चाहूंगा, यहां पर मैं एक मोलैरिटी वाला फॉर्मूला इसमें थोड़ा बढ़ा के लिख देता हूं। जैसे मान लो आपके पास में यहां पर टीबी है, डेल्टा टीबी, सो इट इज इक्वल टू केबी मल्टीप्लाई बाय व्हाट, मोलैलिटी। तो मोलैलिटी का फॉर्मूला होता है गिवन मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू 1000 अपॉन गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट। तो यहां पर क्या होता है, ये जो M2 है दैट इज योर मोलर मास, और यहां पर आप देखो डेल्टा टीबी क्या है, दैट इज योर टाइप ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो यहां पर आप देखो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी और मोलर मास का इनवर्स रिलेशनशिप है। समझ में आ गया बात आपको, दैट इज योर इनवर्स रिलेशनशिप। और ध्यान रखना कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के अंदर ये मोलर मास निकालने पर बहुत सवाल आते हैं। तो आप एक काम करो, आप डेल्टा टीएफ का फॉर्मूला भी इलेबोरेट करके लिख लो ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। आपको ये क्वेश्चन हजारों बार पूछे गए हैं एग्जाम्स में, इसीलिए मैं बोल रहा हूं इन क्वेश्चंस को सीरियसली लेना, ये फॉर्मूलेस को सीरियसली लेना। तो यहां पर वेंट ऑफ फैक्टर का फॉर्मूला कई बार उल्टा हो जाता है, दैट इज कैलकुलेटेड मोलर मास अपॉन ऑब्जर्व्ड मोलर मास। तो ये फॉर्मूले आपके दो होते हैं वेंट हॉफ फैक्टर के। ठीक है, दैट इज द फॉर्मूलाज फॉर वेंट हॉफ फैक्टर। कोई परेशानी इसके अंदर, कोई दिक्कत। लेकिन कई बार क्या होता है, ना तो हमको ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी दी होती है, ना हमें कैलकुलेटेड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी दी होती है। तो हम क्या करें, तो यहां पर आप ध्यान रखना कि फॉर नॉन डिसोसिएटिंग एंड एसोसिएटिंग, फॉर नॉन डिसोसिएटिंग एंड एसोसिएटिंग सॉल्यूट्स, यूजुअली ये सॉल्यूट्स कैसे होते हैं, नॉन पोलर टाइप के। नॉन पोलर टाइप के, दे आर नॉन सॉल्ट्स, इस तरीके के जो होते हैं। फॉर एग्जाम्पल तुम्हारा ग्लूकोज, फॉर एग्जाम्पल तुम्हारा यूरिया, ये इस तरीके के जो कंपाउंड्स होते हैं, इनके लिए वेंट ऑफ फैक्टर आई की वैल्यू हमेशा 1 के बराबर होती है। लेकिन अगर मान लीजिए आपके पास में एक सॉल्ट है ए बी नाम की, और ये सॉल्ट आपने पानी में डाली तो ये जाकर डिसोसिएट हो गई ए पॉजिटिव और बी नेगेटिव में। तो यहां पर आपने क्या ऑब्जर्व किया, यहां पर आपने ऑब्जर्व किया डिसोसिएशन। तो एक्चुअली क्या हुआ, जब आपने कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का फॉर्मूला लगाया इस पर्टिकुलर सॉल्ट के लिए, तब आपने देखा कि मैंने तो इसका 1 मोल डाला था इनिशियली, मैंने तो सॉल्ट का 1 मोल डाला था इनिशियली। तो इनिशियली आपने जो भी काम किया वो 1 मोल के लिए किया। तो आपके जितने भी कैलकुलेशन होंगे, आप ये जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के जितने भी फॉर्मूले लगाएंगे, इसमें W2 अपॉन M2 आप इस हिसाब से मोल निकाल लेंगे। भाई हम लोग सब जानते हैं मोल निकालने का फॉर्मूला होता है गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो क्योंकि आप W बाय M की वैल्यू कुछ ऐसी रखोगे कि आपके मोल्स की वैल्यू आ जाए 1, क्योंकि आपने 1 मोल लिया है। तो आपका ये जो पूरा फॉर्मूला है ये 1 मोल के हिसाब से काम कर रहा है। तो आपका जो आंसर आएगा वो भी 1 मोल के हिसाब से आएगा। लेकिन क्या होता है, एक्चुअली में क्या होता है, सॉल्ट जब पानी के अंदर जाती है तो ये डिसोसिएट हो जाती है। लेट से 1 में से अल्फा अमाउंट डिसोसिएट हो गया, यानी मैंने ये माना कि मेरी सॉल्ट पूरी 100% नहीं टूटी, पूरी 100% नहीं टूटी, कुछ पर्टिकुलर अमाउंट टूट गया 20%, 30%, तो वो मैंने अल्फा ले लिया। तो ए कितना बना होगा, अल्फा, बी भी कितना बना होगा, अल्फा। तो एक्चुअली क्या हुआ, यहां पर एक प्रॉब्लम ये हो गया कि तुम्हारा जो सॉल्ट था वो 2 पर्टिकुलर आयंस में टूट गया। यानी चलो एक बात के लिए इमेजिन कर लो, एक वक्त के लिए इमेजिन कर लो कि ये पूरा 100% टूट गया।
तो तुम्हारा ए बी अब पूरा 100% डिसोसिएट हो गया। तो अब ए बी तो कुछ बचा नहीं, 1 मोल तुमको कैटायन मिला, 1 मोल तुमको एनायन मिला। ये कुछ पेन की तरह है। तुमको लग रहा है कि मेरे पास में एक पेन है, लेकिन बेटा ये पेन एक्चुअली दो चीजों का मिक्सचर है, एक बॉडी और एक कैप का। तो अगर मैं मार्केट से एक पेन खरीद के लाऊं तो ये पेन दिखने में एक है, लेकिन घर आने के बाद ये दो हो सकते हैं। तो अब आपके पास में क्या है, एक बॉडी एक कैप, तो ये दोनों अपना अपना काम कर रहे हैं। दिखने में एक है, लेकिन पानी में जाने के बाद दो हो गए। तो अब दो बोलूंगा ना इसको मैं कि ये दो चीज है मेरे पास में, दो आइटम है, एक बॉडी एक कैप, कि एक ही बोलूंगा अभी भी, अब तो दो हो गए ना। तो यही सॉल्ट के साथ होता है, पानी में जाकर वो डिसोसिएट होकर नंबर ऑफ आयंस बढ़ जाते हैं। तो अब टेक्निकली जो तुम्हारा सॉल्ट काम कर रहा है वो 1 मोल काम नहीं कर रहा है, वो 1 + 1 2 मोल्स काम कर रहा है। तो ये वाला यहां पर प्रॉब्लम हो जाता है। तो हमारी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जो हम ऑन पेपर कैलकुलेट करते हैं वो, और जो हम एक्सपेरिमेंटली देखते हैं वो अलग हो जाती है। तो वेन थॉ फैक्टर उसको ठीक करने में हमारी मदद करता है। तो लेट्स से मेरा जो सॉल्ट है अभी यहां पर 100% नहीं डिसोसिएट हुआ है, कुछ अमाउंट डिसोसिएट हुआ है, तो उतना अमाउंट ए बन गया, उतना अमाउंट बी बन गया। तो यहां पर आपके आई का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स, टोटल नंबर ऑफ फाइनली अवेलेबल मोल्स, टोटल नंबर ऑफ फाइनली अवेलेबल मोल्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ इनिशियल मोल्स। तब मुझे बताओ फाइनली कितने मोल्स अवेलेबल है, 1 माइनस अल्फा ए बी का, ये अल्फा और ये अल्फा, तो ये अल्फा और ये अल्फा कट गया, डिवाइडेड बाय टोटल इज 1। तो फाइनली आपका आंसर क्या आ गया, 1। फाइनली आपका आंसर क्या आ गया मेरे प्यारे बच्चों, 1। और अल्फा बाय 1, दैट इज द वैल्यू ऑफ आई, 1 माइनस अल्फा बाय 1। इस तरीके से आप ये वैल्यू निकाल सकते हो, इस तरीके से आप ये वैल्यू निकाल सकते हो। कि आपको एक कॉन्सेप्ट समझ में आया, ठीक है। अब क्या होगा, अब हम बात करेंगे, मतलब इस तरीके से आपको आई की वैल्यू मिल जाएगी। अब यहां पर आप देखो, ये आई की वैल्यू 1 के बराबर तो डेफिनेटली नहीं होगी, ये वैल्यू 1 के बराबर तो डेफिनेटली नहीं होगी, इनफैक्ट 1 से थोड़ी ज्यादा होगी। तो जब डिसोसिएशन होगा तो आई की वैल्यू 1 से बड़ी हो जाएगी। सिमिलरली अगर मान लीजिए आपके पास में एसोसिएशन हो रहा है, मान लो आपके पास में 2 मोल्स ए के हैं और ये पानी में जाकर A2 बना लेता है, यानी यहां पर एक्चुअली क्या हुआ, यहां पर एसोसिएशन हो गया। यानी कि आपने स्टार्टिंग में तो 2 मोल डाले थे, एक पर्टिकुलर मॉलिक्यूल के 2 मोल डाले थे, लेकिन पानी में जाके वो 2 चिपक के 1 हो गए, एसोसिएशन हो गया। तो शुरुआत में लेट्स से यहां पर इनिशियली आपको क्या दिख रहा है कि भैया इनिशियली तो मैंने 1 मोल लिया था, लेकिन फाइनली क्या हुआ, फाइनली 1 में से अल्फा टूट गए और 2 अल्फा मिलकर 1 बने, यानी आधा हो गया। भाई 2 का 1 हो गया तो अल्फा का भी तो आधा होगा, अल्फा बाय 2। तो यहां पर आपके आई की वैल्यू क्या होगी, फाइनल कितने मोल्स अवेलेबल है, 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाय 2 डिवाइडेड बाय 1। इस तरीके से आप लोग डिसोसिएशन के बाद एसोसिएशन में भी आई की वैल्यू निकाल सकते हो। ये आई आपको बताता है कि कितना ज्यादा अमाउंट में एसोसिएशन या डिसोसिएशन हुआ है। तो अब आई की वैल्यू निकल जाने के बाद आप लोग अगर इस तरीके का आपके पास में कोई सॉल्यूट है जो एसोसिएट या डिसोसिएट हो सकता है, तो आपको ध्यान रखना, आपको सारे फॉर्मूलेज में आई की वैल्यू मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। आपको सभी वैल्यूज में, सभी फॉर्मूलेज में आपको आई की वैल्यू मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो आपका जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का जो फाइनल फॉर्मूला बनेगा वो मल्टीप्लाई बाय आई बनेगा। तो यहां पर ध्यान रखना, ये फॉर्मूला आपको हमेशा ध्यान रखना है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का। ग्लूकोज, यूरिया, शुगर जैसे कंपाउंड्स के लिए आई की वैल्यू 1 होगी तो वो बॉदर नहीं करेगी, लेकिन अगर एसोसिएशन डिसोसिएशन हो रहा है तो वो बॉदर करेगी। तो गाइज विद दिस हमारा सॉल्यूशन के सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेस खत्म हो गए। अब हम लोग अगले लेक्चर में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और केमिकल काइनेटिक्स के भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेस रिवाइज कर लेंगे, ठीक है। ये जो फॉर्मूलेस हैं इसका पीडीएफ मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक काम करता हूं, लगा देता हूं, ताकि आप लोग इसे डाउनलोड भी कर सको। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स से इसको डाउनलोड कर लेना, ठीक है। चलिए बाय बाय।